हाँ, तो मैंने क्या कहा कि मैक्सिमम वर्क डन किस में होता है, तो वो आइसोथर्मल में होता है। किस में होता है? आइसोथर्मल में होता है। मैक्सिमम वर्क डन इज इम्पॉसिबल, यानी हिंदी में भी बता रहा हूँ मैं कि अधिकतम जो कार्य होता है, अधिकतम कार्य कौन सी प्रक्रम में संभव है, कौन से प्रक्रम में संभव है, तो वो है आइसोथर्मल। क्या है? आइसोथर्मल में प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में पॉसिबल। कितना वर्क डन होता है? तो मैंने कहा W इक्वल टू 2.03 लॉग एन आर टी लॉग 10 V2/V1। ठीक है, और अगर प्रेशर की फॉर्म में लिखा जाए तो क्या होता है? W इक्वल टू 2.30 एल एन P1/P2। क्यों ऐसा हुआ P1/P2? क्योंकि आप जानते हैं आइसोथर्मल का मतलब होता है समतापी, का मतलब होता है ताप कांस्टेंट। क्या है? ताप कांस्टेंट। ठीक है, ताप कांस्टेंट है तो कितना? पीवी इक्वल टू कितना? अगर ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। आर कांस्ट पीवी इक्वल टू आर टी था, पीवी इक्वल टू आर टी था, तो आर भी कांस्टेंट है तो टी भी कांस्टेंट है, तो पीवी क्या आ जाएगा आपके पास? कांस्टेंट आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी फाइनल, वी फाइनल, पी इनिशियल सब इक्वल हो रहेंगे तभी तो कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैं पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल लिखूं तो कितना आ जाएगा? पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अगर पी फाइनल आपके पास, अगर पी फाइनल और वी फाइनल कितना था? पी इनिशियल वी इनिशियल। मान लीजिए फाइनल वाला था P2 और ये था V2 और ये था P1 और ये V1। तो अगर देखोगे आप V2/V1 के रेशियो कितना आ जाएगा? P1/P2 आ जाएगा, इसीलिए मैंने ये लिखा। ठीक है, आ रही ना वही सारी आवाज आ रही सबको? पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी पर मोल्स कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखवाया था आपके पास, जब मैंने आपको पढ़ा होगा शॉर्टकट। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? डी बाई एस यू माइनस वी करके, U-V। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन देखा जाए कितना, 3 डायमेंशन है। मासी पार्टिकल है, उसके लिए कितना देगा? 2U। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोलेंगे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको एनर्जी डेंसिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, कितना हो जाता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना बन जाएगा आपके पास? ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपके पास? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात है तो आपके पास क्या है? प्रेशर बन जाता है। ठीक है, प्रेशर बन जाता है ना। और अगर आपके पास यहाँ से देखूं मैं तो पीवी इक्वल टू कितना, पर मोल की बात है तो पीवी इक्वल टू कितना, कितना आरटी के फॉर्म में लिख सकते हैं आप। तो कितना काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है आपके पास? आरटी आ जाए। वैसे भी आपके पास आर और बोल्ट्जमैन में कितना, कौन सा रिलेशन, तो ये वाले फॉर्म में भी आपके पास बहुत बार पूछा गया। ठीक है, इसको ई लिख देते हैं। ठीक है, मैं हटा दे रहा हूँ उसको। ठीक है, P इक्वल टू, सॉरी, P इक्वल टू D/S C होगा या D होगा? दोनों सेम ही ऑप्शन है। ठीक है, डी और सी, डी और सी। P इक्वल टू 2/3 होता है ना? हाँ, P इक्वल टू कितना होता है? P का फॉर्मूला कितना होता है? S/D U/V। U/V को कभी कभी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी मिलेगा। P इक्वल टू S कितना है? 2। मास लेस के लिए S की वैल्यू होती है 1, मासिव के लिए S की वैल्यू 2। 3 इज क्या है? 3 डायमेंशन है। ठीक है, एनर्जी यानी इसको क्या बोलेंगे? ई बोल देंगे। P इक्वल टू 2/3 ई होता है प्रेशर की फॉर्म। ठीक है, ई क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, चलिए मैं स्पीड में ही कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? 3/2 पी, या एनर्जी भी बोल देता हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, आइडियल गैस की बात है तो आइडियल गैस में क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है क्योंकि कोई भी इंटरेक्शन नहीं दिखाते आपस में, तो ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आपके पास पूछा। क्लियर है? तो ये कौन सा हो गया आपका? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी और सी दोनों। एडियाबेटिक एक्सपेंड द इंटरनल एनर्जी, एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया गया। कैसे किया गया? एडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म तरह से क्या क्या एक्सपेंड किया गया, उसको प्रसार किया गया, रुद्धोष्म प्रसार किया गया। इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा क्या होगी गैस की? रुद्धोष्म जानते हैं, रुद्धोष्म मतलब क्यू कांस्टेंट। अब डी क्यू कितना? जीरो आ गया, यानी डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस कितना? डेल डब्ल्यू। तो अगर ये जीरो हो गया तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना? माइनस डेल डब्ल्यू के इक्वल आ गया। तो कितना? माइनस साइन क्या बता रहा है आपके पास? इंटरनल एनर्जी कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास? बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ठीक। अब टू स्टीम इंजन ए एंड बी, देयर सक्सेस एट क्या है, सॉरी, देयर सोर्सेज एट 600 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस। सिंक का टेम्परेचर दे रखा है, बोला था कौन सा इंजन का जो एफिशिएंसी है ज्यादा हो गया। मैं बता देता हूँ हिंदी वाले भी, कि दो भाप इंजन है ए और बी, और उनके स्रोत का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तथा 400 डिग्री सेल्सियस है, तथा उनके सिंक का तापमान 300 तथा 200 डिग्री सेल्सियस है। बताइए कौन सा इंजन ज्यादा एफिशिएंट? एफिशिएंसी हम जानते हैं किसी भी कार्नोट इंजन की, कोई भी स्टीम इंजन हो, ईटा इक्वल टू 1 - TC/TH। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा। यानी टेम्परेचर ऑफ किसमें? टेम्परेचर ऑफ सिंक, टेम्परेचर ऑफ सोर्स। मैंने एक चीज कहा था कि सबको पहले किस में बदल देना? केल्विन में बदलना। जब भी आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, जब भी सॉल्व करोगे तो डिग्री सेल्सियस में ना करके इसको केल्विन में कर देना। तो अगर मैं टी फर्स्ट ए की बात करता हूँ, तो ए के पास टी एच कितना हो जाएगा? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस कितना है? 600। ठीक है, और इसका टीसी कितना हो जाएगा ए वाले के पास? 273 प्लस 300, तो ये कितना हो जाएगा? 600 और 800, 873, और ये कितना हो जाएगा? 573। वैसे ही बी वाले के पास भी कितना होना है? टी एच हो जाएगा 400 प्लस 300, 273, कितना हो जाएगा? 600, 673, एंड टी सी इक्वल टू कितना? 273 प्लस 200, कितना हो जाएगा? 473। अब बताइए इसकी पहली एफिशिएंसी देखते हैं ए वाले की। ए वाले की कितनी एफिशिएंसी है? चलिए यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। ए वाले की एफिशिएंसी कितनी है? 1 - TC कितना है? टीसी है ए वाले के पास कितना? 573 अपॉन 873। चलिए 800 में से 500 गया कितना? 200 बच जाएगा आपके पास। ठीक है ना? 873 माइनस 573 डिवाइड बाई 873, कितना हो जाएगा? 73 में से 5 में से 300 बच गया। बी वाले के पास कितनी हो जाएगी? 1 - ये कितना है? 673 और 473, तो कितना? 200 डिवाइड बाय, करिए इसको सॉल्व करिए। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? पॉइंट लगा लीजिए, पॉइंट 3000, यानी बन गया तो 3 के लगभग आएगा। फिर 8 × 3 = 24, 27, कितना? इसमें देख लेते पहले ये कितना। कर लीजिए इसको सॉल्व, किसकी आ रही है ज्यादा?
किसके आगे? ये आ जाएगा, ये भी कितनी, ये आ जाएगा 0.2। ऐसे ही तो आ रहा है। 6 दूना 12, छः ये 30। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो कहीं क्या आ जाएगा? मान लीजिए इसकी 3% आ रही है, ठीक है, 3% आ रही है। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 2% आ रही है। तो इससे आगे भी तो रहा होगा, मान लीजिए 9 मान लेता हूँ, और इधर भी कितना मान लेता हूँ, चलिए इसकी 30% हो गई, इसकी 20% हो गई, ठीक है। तो कौन ज्यादा, ठीक है, कौन ज्यादा हो जाएगा? ए वाले की एफिशिएंसी बी वाले की एफिशिएंसी से ज्यादा है। ए वाला क्या हो जाएगा? ए इज अ मोर सफिशिएंट, क्या है? मोर एफिशिएंट हो जाएगा। ए क्या है? मोर एफिशिएंट है कंपैरिजन टू बी, कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी से ज्यादा है, ठीक है। बॉयल्स लॉ किसके लिए होता है? बॉयल्स लॉ होल्ड फॉर आइडियल गैस, किस प्रोसेस के लिए होता है बॉयल? तो बॉयल, अगर टी कांस्टेंट किस में होता है? टी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट होता है आपके पास आइसोथर्मल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोथर्मल। चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, द 100% कन्वर्जन ऑफ हीट टू हीट एनर्जी इनटू वर्क पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास बी ऑप्शन, नॉट पॉसिबल। नो हीट फ्लो, नो हीट फ्लो इन और आउट, ना हीट अंदर आती है ना बाहर जाती है, ना हीट अंदर आती, तो ऐसा कौन सा प्रक्रम होता है? एडियाबेटिक, जिसको बोलते हैं रुद्धोष्ण प्रक्रम। क्या बोलते हैं? रुद्धोष्ण प्रक्रम। अब नेक्स्ट है द मॉलिक्यूलर हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस एज कंपेयर टू मोनोएटॉमिक गैसेस, कैसी रहती है? मोलर हीट कैपेसिटी की बात हो रही है। पॉलीएटॉमिक की ज्यादा होती है, मोनोएटॉमिक की ज्यादा होती है? इस क्वेश्चन को बताओ, यानी मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और पॉलीएटॉमिक एंड डायटोमिक, मोनोएटॉमिक, किसकी ज्यादा होती है? वो गामा होता है, सीपी अपॉन सीबी होता है मोनोएटॉमिक का ज्यादा, ये नहीं, ये होता है ना। मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस एज कंपेयर टू मोनोएटॉमिक गैसेस। चलिए सीपी कितना होता है? हाफ के बी ना। पॉलीएटॉमिक के लिए सर सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? मोनोएटॉमिक। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 3 KB। पॉलीएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा? पॉलीएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3R हो जाएगा, 3 KB। तो कौन सा ज्यादा है, 3/2 या? क्योंकि पॉलीएटॉमिक के लिए क्या लेते हैं हम? पॉलीएटॉमिक कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम? 6/2 KB। तो कितना हो जाएगा? 3 KB। तो क्या होती है? ग्रेटर होती
और अगर डाया होता है, चलिए मैं एक और लिखवा देता हूँ, अगर डाया होता तो कितना होता, मोनो के लिए कितनी आ गई, सी बी इक्वल टू 3/2 के, और डाया के लिए कितनी आ गई, सी बी इक्वल टू 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना, एंड पॉलीएटॉमिक सी बी इक्वल टू 3 के। ठीक है, याद रख सकते हैं 12 के आसपास होता है, ये 20 के आसपास होता है, वैसे 12.49 आ जाता है, और ये आ जाता है 20.79, और ये आ जाता है 24.94। ठीक है, चलिए तो थर्मोस्टेट तो जानते हैं सब लोग, थर्मोस्टेट जानते हैं, आइसक्रीम वाले सबके गाँव में आते थे। जितेंद्र, अगर आपने लीनियर नॉन लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैंने पढ़ाया होगा आपको, तो मैंने बताया होगा। ठीक है, एसएलटी में लेक्चर में और डीप डीप में पढ़ाता हूँ मैं, उसका भी लीनियर नॉन लीनियर। ठीक है, रिजिड नॉन रिजिड का केस भी आते हैं, और डीप में है ये स्पेसिफिक हीट जो है। ठीक है, फिर टेम्परेचर का वाइब्रेशन इंक्लूड होता है नहीं होता है, आपके पेपर के हिसाब से जो मैंने रेगुलर क्लासेस में करवाया, क्रैश कोर्स में नहीं करवाया होगा, रेगुलर क्लासेस में मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, वैसे और डीप में पढ़ा जाता है कि उसमें क्या हो जाती है आपके पास टेम्परेचर का कौन कंसेप्ट, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ठीक है, फिर जैसे कि आपके मोनोटॉमिक की बात करते हैं, मोनोटॉमिक से तो ठीक है 3/2 डाया पे आ जाते हैं, फिर नॉन रिजिट है या रिजिट है, फिर लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, सारे केस पढ़े जाते हैं। ठीक है, चलिए, थर्मोस्टेट आइसक्रीम वाले सबके गाँव में आए, उनके अंदर उन्होंने फ्रीज तो अपने साथ लाया नहीं होता है, लाया होता है फ्रीज, नहीं लाया होता है, फिर भी उनकी आइसक्रीम ठंडी होती है। क्या है वो, थर्मोस्टेट है, क्या करता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। बाकी आपने आपके घर पे थर्मल, आजकल सर्दियों में सब यूज करते हैं थर्मल। ठीक है, थर्मल क्या करता है, नीचे जो फर्श बहुत ठंडा होता है तो वो ऊपर नहीं आता, क्या हो जाए थर्मोस्टेट, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास गैस इज अ डबल, अगर वॉल्यूम को डबल कर दिया जाएगा, चेंजिंग इट्स टेम्परेचर द प्रेशर चेंज विदाउट चेंजिंग टी कांस्टेंट रख दिया। अगर, हिंदी वालों को बता देता हूं मैं, कि इफ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डबल, अगर किसी गैस है उसके मास को, उसके वो आयतन को डबल कर दिया गया बिना ताप में परिवर्तन किए, तो बताइए गैस का दाब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, द प्रेशर ऑफ गैस इज। हिंदी वाले वापस से सुन लीजिए, यदि किसी गैस का बिना ताप परिवर्तन किए उसका आयतन दुगुना कर दिया जाता है, तो बताइए कि प्रेशर कितना। ठीक है, तो हमने अभी अगर टी कांस्टेंट पढ़ा है कि टी कांस्टेंट होता है, तो आप जानते हैं पी वी इक्वल टू आर टी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के। अगर ये कांस्टेंट के इक्वल है तो अभी अभी बताया मैंने, पी, अगर ये पी फाइनल तो ये भी पी फाइनल होगा, किसके इनिशियल, पी इनिशियल के इक्वल होगा, और वी इनिशियल के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब तभी तो आप कांस्टेंट बोलेंगे, तो कोई चीज है पी बी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब इसके जितने भी फ्रैक्शन ऑफ पार्ट्स है, P1 P2 P1 V1 P2 V2 P3 V3 कांस्टेंट रहते हैं। तो अब कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए पहले इनका प्रेशर, पहले जो प्रेशर P था, ठीक है, और वॉल्यूम कितना था, V था, कह रहे हैं कि अगर वॉल्यूम 2V हो गया तो प्रेशर बताओ कितना होगा। आप क्या बोलोगे, सीधा P फाइनल कितना, V से V कैंसिल, 1/2P। तो इसकी ये इनिशियल वैल्यू थी, ये इनिशियल में था, कब था, इनिशियल में, इनिशियल वैल्यू का कितना आ गया, हाफ आ गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी आंसर करिए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए द एंट्रोपी 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 हैज बीन कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसऑर्डर बिकॉज, क्यों? एंट्रोपी को बोला जाता है डिसऑर्डर, यानी अव्यवस्था का जो ऑर्डर है उसको ही क्या बोला जाता है? एंट्रोपी बोला जाता है, रेंडमनेस का ऑर्डर। क्यों? entropy has been called degree of disorder because, ठीक है बताओ क्या? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट, यूनिवर्स, और दूसरा कह रहा है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज डिक्रीजेस, या नन ऑफ दीज। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यूनिवर्स क्या होता है पहले? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। मैंने कहा एंट्रोपी क्या होती है यूनिवर्स की? हमेशा ग्रेटर देन और ये इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी एलवेज, डिक्रीज नहीं होगी, एलवेज इंक्रीज। डिक्रीज नेगेटिव में नहीं होगी, डिसऑर्डर किसी भी सिस्टम का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस इन विच द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, द थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस इन विच चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। टेल, वो क्या बताता? अगर कोई ऐसा थर्मोडाइनमिक प्रक्रम है इन विच चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, जहां पर वॉल्यूम जीरो हो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास? जो डी क्यू इक्वल टू कितना होता है? डी यू प्लस पी डी वी। अगर ये जीरो हो गया तो डी क्यू किसके इक्वल आ गई? डी यू। यानी जो सारी हीट है वो क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो इन वर्क डन का कंसेप्ट दे रखा, तो अगर ये जीरो हुआ तो, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है? पी डी वी, तो अगर ये जीरो हुआ तो वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वर्क भी कैसे हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ परफेक्ट गैसेस, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो गैस परफेक्ट गैस होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कैसा है? ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? परफेक्ट गैस के किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ परफेक्ट गैस, यानी काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ऑफ परफेक्ट गैस इज क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अभी अभी हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है आपके पास, बताया था हमने। हम्म? अभी तो लिखा था आपने 3/2 RT। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टी। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाउंडेड एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल, जो ऐसा एरिया था, बाउंडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? ये देखिए यहां से यहां तक मान लीजिए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास? यूजफुल वर्क डन, ठीक है। बाउंडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन कितना हुआ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, V2, यहाँ पर एडियाबेटिक क्या, सॉरी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, यहाँ एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, यहाँ आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। यहाँ तो ये जो है, अगर क्या है, कार्नोट साइकिल का जो बाउंडेड एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है एरिया। मान लीजिए ऐसा है, ये पी है, ये वी है, तो, यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो, यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो, यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो 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 यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो
तो ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है यूजफुल वर्क डन। चलिए, द चेंज इन दिस ऑर्डर ऑफ सिस्टम इक्वल टू, जो एंट्रोपी होगी वो किसके इक्वल आती है, तो डी एस इक्वल टू पढ़ा हमने डी क्यू बाई टी, डी टी नहीं होगा, इसीलिए बी ऑप्शन। ठीक है, एंट्रोपी क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नोट इंजन की, डिटरमाइन द कार्नोट इंजन एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन की दक्षता बताइए। कौन सा होगा इसका, बताइए जल्दी बताइए। 15 का बताऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसके पास टेम्परेचर टी एच है, इसके पास सिंक के पास टेम्परेचर टी सी। एफिशिएंसी कितनी होती है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है यूजफुल वर्क डन अपॉन इनपुट हीट। मान लीजिए यहाँ से जो हीट आ रही है वो क्यू एच आ रही है, तो यहाँ से जो जा रही है वो क्यू सी जा रही है। तो ये जो इसके पास है टी सी माइनस टी एच, इन्होंने दे रखा है टी टू और टी वन के फॉर्म में। तो टी वन ये कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो नन ऑफ दीज। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टी सी मतलब टी टू, अगर ऐसा होता है तो करेक्ट होता है 1 - T2 अपॉन टी वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आरएमएस। आरएमएस के लिए कितनी होती है, आरएमएस की वैल्यू वी आरएमएस कितना होता है, √3 kT/m। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ये भी क्या हो जाएगी, जीरो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, 1.38 × 10⁻⁻23 जूल केल्विन, जूल पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस यूनिट चेंज। जहां यूनिट यूनिट लिखा होता है ना, वो स्पेसिफिक हीट आती है। ठीक है, अगर 1 ग्राम गैस के ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। इंग्लिश वाले हिंदी वाले भी है कि कितनी ऊष्मा एक एक यूनिट चेंज करने के लिए, एक यूनिट चेंज टेम्परेचर में एक यूनिट चेंज करने के लिए, ठीक है, कितनी जो है एक यूनिट मास है किसी का, यानी हम बोलते हैं कि 1 ग्राम गैस का ताप 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अब है नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एंड एट अ कांस्टेंट प्रेशर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। बताइए कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है आपका सीबी माइनस सीपी किसके इक्वल आती है, आर के इक्वल। सीपी माइनस सीपी उल्टा लिख दिया, सीपी माइनस किसके इक्वल है, गैस कांस्टेंट के इक्वल। तो एब्सोल्यूट जीरो किसके इक्विवेलेंट होता है, फोर माइनस 460 के। इसका चेक कर लेना इस पर।
द क्वांटिटी हीट रिक्वायर्ड पर डिग्री राइज के लिए, पर डिग्री कोई सब्सटेंस दे दिया आपके पास, कर लेना इसका, ठीक है। कोई सब्सटेंस दे दिया, अब यूनिट नहीं बोला आपके पास, यूनिट ही नहीं बोला, कोई सब्सटेंस का ताप कितना पर डिग्री, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक, ठीक है, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर कोई सब्सटेंस, यहाँ यूनिट मास नहीं बोला, चलिए, और राइज अगर यूनिट मास बोल दिया तो क्या लगेगा? स्पेसिफिक हीट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवी, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? एडियाबेटिक इक्वेशन, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ कैसे बनता है? बॉयल्स लॉ कैसे बनता है? ग्राफ ऑफ, लिख लो, ऐसा बनता है, बना लो। बॉयल्स लॉ मतलब टी कांस्टेंट, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, टी कांस्टेंट। कैसा बन जाएगा? हाइपरबोला, ठीक है। क्या बनेगा? क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? 1/p ना, अरे पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही तो है, इसका मतलब v कैसा रहेगा? तो ये क्या है? p और v, तो ये बनता हाइपरबोला। और अगर चार्ल्स लॉ की बात करते हैं, चार्ल्स लॉ किसको बोलते हैं? चार्ल्स लॉ में क्या होता है? अगर आपके पास प्रेशर कैसा रह जाए? कांस्टेंट हो जाए, अगर प्रेशर क्या रह जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो फिर कितना? पी वी इक्वल टू आर टी, वी अपॉन टी, आर अपॉन पी। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इसको लिख दूं मैं कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं आइसो, क्या है देखो, ये पीवी की बात करता हूँ, प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, कैसा बन गया? स्ट्रेट लाइन बन गया। तो ये आइसोबारिक होता है, आइसोबारिक में होता है, आइसोबारिक में, तो क्या बन गया आपके पास? स्ट्रेट लाइन बन गई। इन विच प्रोसेस देयर इज अ नो वर्क डन, कौन सी प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं होता? कौन सी प्रोसेस में वर्क डन नहीं होता? आइसोकोरिक में, आइसोकोरिक में मतलब, आइसोकोरिक प्रोसेस में वी कांस्टेंट होता है, यानी सम आयतनिक, आइसोकोरिक को बोलते हैं सम आयतनिक। आइसोकोरिक में ये तो डी बी जीरो, तो वर्क डन यही तो होता है, डेल डब्ल्यू इक्वल टू कितना? पी डी बी। तो अगर ये जीरो हो गया तो वर्क डन कितना हो गया? कोई वर्क डन नहीं, तो ये किस में होता है? आइसोकोरिक, सम आयतनिक में। आइसोबारिक में बताइए वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? तो आइसोबारिक बोला है, पी कांस्टेंट है, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा? पी डीवी, ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, आपके पास वर्क डन ये हो जाएगा। आइसोबारिक मतलब समदाबिक, इसको बोलते हैं हिंदी में समदाबिक, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है इन विच प्रोसेस नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता, इन प्रोसेस, इन विच प्रोसेस विच नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हीट ट्रांसफर। ऐसा प्रोसेस बताओ जहां पर क्या है? नो चेंज इन इंटरनल, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता ऑफ द सिस्टम, सिस्टम विद हीट ट्रांसफर, अगर हीट ट्रांसफर कर दे रहे हो तो अगर मैं आइसोथर्मल की बात करता हूँ, टी कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? एन सी बी डी टी। अगर ये जीरो है, डी यू कितना? जीरो, मतलब यू कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, हीट दो या ना दो, कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तो किसमें? आइसोथर्मल। ये किसमें होता है? आइसोथर्मल।
चलिए, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन विल बी मिनिमम व्हेन, एफिशिएंसी कब मिनिमम होगी, कब मिनिमम होगी एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का फॉर्मूला सब जानते हैं, ईटा इक्वल टू 1/TC माइनस TH। अगर ये दोनों बराबर आ गए, TC और TH बराबर आ गए, एफिशिएंसी कितनी है? 0। ठीक है, दोनों कैसे होने चाहिए? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, इसका रीजन बताओ पहले तुम मेरे पास। सोर्स एट हाई टेम्परेचर नहीं, एंट्रोपी पूछा है। एंट्रोपी पूछ रहा हूँ मैं, एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज ऑफ हीट इंजन वुड बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगी? मैं बता देता हूँ, आप लोग पूछ लो। कार हीट इंजन है, हीट इंजन कब होगी मैक्सिमम? वन होती है ना, एफिशिएंसी 100% है हीट इंजन की, आइडियल जो हीट इंजन है। अब आप कह रहे हैं कि एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, तो एंट्रोपी देखो यहाँ पर, अगर आपके पास ये सोर्स था, यहाँ से हीट आ रही है, कोई वर्किंग सब्सटेंस था, यहाँ पर सिंक है, ठीक है, तो यहाँ से जब हीट निकल रही है, तो मैंने कहा था कि एंट्रोपी आपके पास नेगेटिव होगी, और यहाँ से जब हीट ऐड हो रही होगी, तो यहाँ क्या कहा था, एंट्रोपी प्लस में होगा। तो एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी? चेंज इन एंट्रोपी S1, टोटल एंट्रोपी कितनी हो जाएगी आपके पास? S इक्वल टू माइनस S1 प्लस S2। अब ये देखो यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा? dQ/T प्लस कितना, ये टोटल एंट्रोपी होगा। पर अगर किसी तरह यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो ये हीट नहीं आएगी नीचे, इसका मतलब एंट्रोपी क्या रही होगी तब? चेंज इन एंट्रोपी मैक्सिमम रहेगा ना तब, जब ये हीट देगा ही नहीं, ये नेगेटिव नहीं होगा, तो चेंज इन एंट्रोपी कैसी रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। जब दोनों टेम्परेचर इक्वल आ जाए, तो इसके पास एंट्रोपी जहां नेगेटिव होती थी, इसके पास पॉजिटिव होती थी। तो अब जब टेम्परेचर ट्रांसफर ही दोनों का इक्विलिब्रियम में आ गए, इसका मतलब यहाँ से कोई हीट रिलीज नहीं होगी, यहाँ से कोई हीट एक्सेप्ट नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा आपके पास? जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी उस केस में। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वर्क डन, विच प्रोसेस वर्क डन इज अ मैक्सिमम, किस में होती है? तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन, तो ये तो मैंने कई बार बता दिया, इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, तो ये सबको आता है। इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? आंतरिक ऊर्जा, ताप पर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर यूनिट मॉलिक्यूल्स, ये कितना हो जाता है? आर इक्वल टू होता है, सॉरी, के भी इक्वल टू होता है, तो किसके इक्वल हो जाता है? मोल में। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, पर मोल की बात, पर मोल की बात। नेक्स्ट है, एक जूल किसके, एक कैलोरी किसके बराबर होती है? 4.2 जूल के ऊपर। नेक्स्ट, द मशीन दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ केल्विन स्टेटमेंट, कौन सी? जो केल्विन स्टेटमेंट ने किसके बारे में कहा था? ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है
जो सारी इन हीट को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है, केल्विन की स्टेटमेंट है। ठीक है, कि सारी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर पाए। दूसरा कौन सा था, क्लाउसियस की स्टेटमेंट थी। क्लाउसियस ने क्या कहा, ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ भेजे। क्लाउसियस, ये है नेक्स्ट आ भी गई क्लाउसियस की स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर के लिए। रेफ्रिजरेटर की मतलब ऐसा बनाना कि विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। फ्रीज क्या करता है, वापस से समझे यहाँ पे। जो केल्विन की स्टेटमेंट थी कि ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है कि जो सारी इनपुट हीट को वर्क डन में बदले। मतलब आपको खाना दे दिया जाए और आपसे दिन भर काम करना है, जितना खाना दिया जाए उतना आप काम करोगे, जितना खाना। ठीक है, पर क्या है, ठीक है, पर क्या है आपके पास, दूसरा है क्लाउसियस स्टेटमेंट। क्लाउसियस स्टेटमेंट ने क्या कहा कि किसी भी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ हीट को भेजना पॉसिबल नहीं है, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, आपकी जो है, सॉरी, गर्म से ठंडी की ओर भेजना पॉसिबल नहीं, ठंड से तो गर्म की तरफ जाती है ना, मतलब किसी ठंडी से गर्म की तरफ हीट को भेजना पॉसिबल नहीं। ठीक है, किसी ठंडी से गर्म की तरफ हीट को भेजना, यानी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट को भेजना पॉसिबल नहीं है विदाउट एनी एक्सटर्नल। इन्होंने कहा रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में एक्सटर्नल एजेंसी काम करती है, जो कि क्या करती है, आपने मान लीजिए आपने कोई पानी लेके आए, पानी का टेम्परेचर था 20 डिग्री, फ्रिज में रखा तो वो क्या हो जाएगा 5 डिग्री, बल्कि फ्रिज का टेम्परेचर कम था, आपके फ्रिज का टेम्परेचर 5 था, -5, और आपकी बोतल का क्या था, 20 था, तो 20 से 5 में जाना चाहिए था टेम्परेचर, लेकिन जाता कहाँ पर है, 5 से 20 में जाता है। ठीक है, तो हीट फ्लो क्या है, लोअर टेम्परेचर टू क्या है, हायर टेम्परेचर विदाउट एन एक्सटर्नल एजेंसी, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने रेफ्रिजरेटर के ऊपर कंसिडर। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज स्केल्ड sealed container is V. The gas is heated until the pressure in the container is triplet. The RMS speed now, क्या कहा हिंदी में भी सुन लीजिए, कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी एक आइडियल गैस की, जो एक आइडियल गैस है जो कि कंटेनर में रखी, जो कि सील्ड पैक है, जिसका वॉल्यूम V है। अगर गैस को हीट किया जाता है कब तक, जब तक उसका प्रेशर T गुना ना हो जाए, तो उसकी आरएमएस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी आरएमएस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब बोलोगे आप, यहाँ आपने तो बताया नहीं हमको आरएमएस वैल्यू। आरएमएस कितना होता है, 3/kT/m। अगर मैं यहाँ 1 मोल के लिए लिखूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3/mRT। अब पीवी इक्वल टू कितना होता है, आरटी, तो आरएमएस कितना हो जाएगा, 3 PV/, सब चीज कांस्टेंट रख दो, प्रेशर और प्रेशर ट्रिपलेट कर दिया। चलिए बताओ, अगर पहले सब ये सब था, बाद में क्या किया गया, प्रेशर को तिगुना कर दिया गया। प्रेशर को तिगुना कर दिया गया, तो 3, ये प्रेशर कितना लगेगा, 3 PV/m, ये वही वाली प्रीवियस वाली टर्म बन जाएगी, VRMS इक्वल टू √3 VRMS। ठीक है, तो ये VRMS कौन सा रहेगा ऑप्शन, सबको समझ आया नहीं आया, सब आगे सबको समझ, ये वाला क्वेश्चन आ गया आप लोगों को समझ, या दोबारा समझाऊं मैं।
बेसिक भी याद है ना, तो सारी चीजें हो सकती है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें टोटल? 52, ठीक है, कर लेते हैं। चलिए बताइए इसको। ये तो ऑलरेडी हो रखे हैं, तो इनको कर लोगे आप, ये बहुत ज्यादा वैसा नहीं है। ऑप्शन मैंने दे रखे हैं, इसका डी ऑप्शन, द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट आइडियल गैस इज ग्रेटर देन, हाँ बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि सीपी की वैल्यू सीबी से बड़ी होती है, क्यों? पुराने स्टूडेंट है, वहां तो मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था, तो ये आप पता करके आओगे, नहीं पता होता तो मैं नेक्स्ट जो क्रैश कोर्स की क्लास लूंगा उसमें डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? बस इतना समझो आप। प्रेशर में चेंज कर, जो आपके पास एडिशनल एनर्जी, जो आपके पास पेपर में जब आप देखोगे इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा बना होगा। कह रहे हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एन आइडियल गैस, कोई आइडियल गैस है, कह रहे हैं कि उसकी स्पेसिफिक हीट ग्रेटर होती है प्रेशर वाले की वॉल्यूम के कंपैरिजन में। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको जो एडिशनल एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है एट कांस्टेंट प्रेशर। किसके लिए? पिस्टन होता है यहाँ पर। चलिए आप एक बार सर्च कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो कौन सा बड़ा होता है? सीपी बड़ा होता है सीबी से, क्योंकि जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, ठीक है, एडिशनल एनर्जी नीडेड फॉर एक्सटर्नल कार्य करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है? जो वर्क डन हो रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है। दूसरा है, ये तो सबको ही है, आइडियल गैस मोनोटॉमिक, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कितनी होगी? तो सीवी होती है, यानी हिंदी वाले भी देखिए कि मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो होती है आइडियल गैस की मोनोटॉमिक के लिए, एक परमाणु के लिए कांस्टेंट प्रेशर, समान जो है आपके पास दाब पर, तो सीबी होती है, हमने कहा था F/2 के, ये तो कहा था के भी। उसके बाद मतलब अगर मोल 1 मोल की बात करते हो तो F/2 आर आ जाता है। मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। अब आपको पता है कि सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर है, तो कितना हो जाएगा? सीपी इधर लेके जाए तो सीपी कितना हो जाएगा? आर प्लस सीवी, जो कितना है? आर प्लस 3/2 आर y/2 आर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? कार्नोट के इंजन की जो एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करती है? कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी इस पर डिपेंड करती है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है? एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ दी बोथ सोर्स एंड सिंक, या सोर्स टेम्परेचर पे या सिंक पे, नन ऑफ दीज। तो हमने जब आपके पास करवाया होगा तो हमने क्या कहा कि आपके पास क्या होगी? कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो केवल सोर्स और सिंक के ताप पर डिपेंड करेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगी? इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। जो वर्किंग सब्सटेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस है, उस पर उसके इंडिपेंडेंट रहती है, वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, केवल सोर्स और सिंक के तापमान पर डिपेंड करती है। दूसरा है एफिशिएंसी, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है कार्नोट इंजन की? मैंने क्या कहा था? यूजफुल वर्क डन अपॉन इनपुट हीट। यूजफुल वर्क डन कितना होता है? क्यू एच माइनस क्यू सी बाई क्यू एच। तो डिफरेंस, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ईटा इक्वल टू टी एच माइनस टी सी बाई टी एच, डिफरेंस टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स एट, ठीक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ईटा इक्वल टू कितना हो जाता है? 1 - टी सी अपॉन टी एच। फॉर आइडियल गैस आइसो बारिक चेंज, किसके लिए होता है बारिक? मतलब पी चेंज, बारिक मतलब पी कांस्टेंट। पी कांस्टेंट किस में होता है? चार्ल्स में होता है। किस में होता है? चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में। आइडियल गैस जो है आइसोबारिक चेंज, यानी आइसोबारिक मतलब सम दाबिक चेंज, दाब सेम होता है। तो
चार्ल्स यू आंसर भी है, ठीक है। अब है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कितनी होती है? 100%। अभी अभी बताया था। एंट्रोपी ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, यानी जो एंट्रोपी होती है वो क्या मेजर करती है? डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम, रेंडमनेस ऑफ सिस्टम। मतलब एक सिस्टम है, मान लीजिए ये है, ये अच्छे से अरेंज है ऐसा, तो ये कितना एक सिस्टम ये है ऐसा इधर उधर ऐसे फैला हुआ, डिसऑर्डरनेस। इसकी एंट्रोपी देखें तो S2 ग्रेटर देन S1, एंट्रोपी ऑफ S2 ग्रेटर, रेंडमनेस कितनी है इसको मेजर करता है कौन? एंट्रोपी। अगर आइस मेल्ट होता है तो एंट्रोपी क्या होती है? आइस क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में, और उसके एटम अरेंज होता है। वाटर, ये था आइस, वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, तो एंट्रोपी घट जाएगी या बढ़ जाएगी? ये था वाटर, एंट्रोपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आइस से क्या बना? वाटर बना, इसके पास रेंडमनेस ज्यादा है, एंट्रोपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट चेंज ऑफ एंट्रोपी नेचुरल प्रोसेस, नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इन नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में क्या हो गया? एंट्रोपी क्या हो जाती है? ग्रेटर देन जीरो, इनरिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या हो जाएगी? हमेशा पॉजिटिव हो। सी इज ए करेक्ट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? यू इक्वल टू एन सी वी डी टी, अभी बताया था। ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। हो गया सबका? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इससे रिलेटेड। हो गया?